नमस्कार साथियों। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक गद्य साहित्य का इतिहास से हम वृंदावन लाल वर्मा जी को देख रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास कला की सामान्य विशेषताएं इसे देखेंगे। वर्मा जी के उपन्यासों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो बरबस हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। इन विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में लक्ष्य किया जा सकता है। वर्मा जी के प्रत्येक उपन्यास का आधार कोई न कोई घटना होती है जो स्वयं अपने में बड़ी आकर्षक होती है। वर्मा जी को रोमांस प्रिय है, अतः प्रायः सभी उपन्यासों में इसकी स्थिति देखी जा सकती है। ऐतिहासिक रोमांस तो आपको बहुत ही प्रिय है। सामाजिक उपन्यासों में भी यह प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है। वर्मा जी में वातावरण के निर्माण की अद्भुत क्षमता है। विशेषतः मध्ययुगीन ऐतिहासिक वातावरण को सजीव करने में आप अन्यतम हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में भौगोलिक ज्ञान की पूर्णता तथा ऐतिहासिक सामग्री की विश्वसनीयता दोनों पर आप पूरा ध्यान देते हैं। पात्रों की चरित्रगत विशेषताएं जो प्रारंभ में आती हैं, उन्हीं का प्रत्येक परिस्थिति में विकास दिखाना वर्मा जी के चरित्र चित्रण की विशेषता है। कथा के विकास क्रम में चारित्रिक उतार चढ़ाव आप कम दिखाते हैं। नायिकाओं के व्यक्तित्व संगठन में वर्मा जी अधिक रुचि लेते हैं। इनकी नायिकाएं सौंदर्य, कोमलता, भावुकता के साथ साथ साहस, शक्ति और त्याग की मूर्ति होती हैं। कर्तव्य की कठोरता में वे अपने प्रणय की कोमलता को उसी प्रकार छिपाए रखती हैं जिस प्रकार पलकें पुतलियों को। श्रृंगार और वीर रस का सामंजस्य प्रायः आपके उपन्यासों में देखा जाता है। इन दोनों का समानांतर प्रवाह कथा को आकर्षक बना देता है। वर्मा जी की चित्रण कला पूर्ण विकसित हो चुकी है। प्रकृति के कोमल, मोहक एवं भयंकर चित्रों के साथ ही घटनाओं, पात्रों और मनोभावों का चित्रण भी आप बहुत सुंदर करते हैं। प्रकृति के एकांत सौंदर्य का चित्रण करने में वर्मा जी को अद्भुत सफलता मिली है। वर्मा जी ललित कलाओं के प्रेमी हैं। उनका कला प्रेम कई उपन्यासों में स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। उनके अनेक प्रमुख पात्र स्वयं कला मर्मज्ञ हैं। वर्मा जी कला के लिए कला को एक सुंदर वाक्य मात्र मानते हैं। बिना किसी प्रेरणा और उद्देश्य के आप कला की सार्थकता स्वीकार नहीं करते। आपके उपन्यास कला के प्रदर्शन के लिए नहीं लिखे गए हैं। बुंदेलखंड की मुक्त प्रकृति आपकी प्रेरणा का मूल स्रोत है। इसलिए आप ऐतिहासिक रोमांस बहुत पसंद करते हैं। बुंदेलखंड के जीवन को मूर्त करने के लिए आपने प्रायः बुंदेलखंडी शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग किया है। ये प्रयोग आपके उपन्यासों की भाषा संबंधी विशेषता बन गए हैं। बुंदेलखंड के जनजीवन, इतिहास, भूगोल तथा भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व करने के कारण आपको बुंदेलखंड का उपन्यासकार कहा जा सकता है। क्रमशः आपका दृष्टिकोण व्यापक होकर राष्ट्रीय हो गया है। वर्मा जी के प्रारंभिक उपन्यासों में भाषा संबंधी त्रुटियां भी पाई जाती थीं, किंतु क्रमशः उनकी भाषा प्रौढ़, सशक्त तथा परिमार्जित होती गई है और अब उसमें संयम, सरलता तथा चित्रण क्षमता के साथ ही अलंकरण की प्रवृत्ति भी आ गई है। वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों को समाप्त कर लेने पर भी उनका मोह भाव हमारे हृदय को अभिभूत किए रहता है। उनके अनेक घटना चित्र मानस पटल पर अंकित रह जाते हैं। अनेक पात्रों का व्यक्तित्व हमारी चेतना को तरंगित करता रहता है और हम वर्मा जी के साथ गुनगुना उठते हैं। मलिनिया फुलवा लायो नंदन बनके, बिन बिन फुलवा लगाई बड़ी रास, उड़ गए फुलवा रह गई बास।
अब वर्मा जी द्वारा लिखित जीवनी इस विधा में हम देखते हैं, यूं तो वर्मा जी ने पूर्ण जीवन चरित महात्मा गौतम बुद्ध का ही लिखा है, किंतु महापुरुषों की जीवनियों में आपको गहरी दिलचस्पी थी। आपने जितने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, सभी के नायकों के जीवन आदर्श और प्रेरणाप्रद हैं। सबसे पहले आपने इन नायकों के जीवन चरित्र संबंधी तथ्य ही संकलित किए हैं। उसके बाद उनमें यथोचित काट छांट करके उसे अपने उपन्यासों के नायक की गरिमा के अनुकूल बनाया है। इसलिए जीवनी के तत्व आपके सभी उपन्यासों में लक्षित होते हैं। आप प्रायः लिखित गौतम बुद्ध की जीवनी परिचयात्मक है। आरंभिक कृति होने के कारण आपकी भाषा शैली भी परिमार्जित नहीं है। वह इस बात का प्रमाण है कि आरंभ से ही उदात्त चरित्र वाले महान पुरुषों के प्रति आपके मन में सहज श्रद्धा थी। आत्मकथा। अपनी कहानी 1972 ईस्वी शीर्षक से आपने अपनी आत्मकथा 1969 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। 23 फरवरी 1969 को आपका देहावसान था। इस प्रकार यह आपकी अंतिम रचना है। इसमें आपके जीवन की घटनाएं तो आ ही रख गई हैं, हिंदी की संघर्ष गाथा भी प्रस्तुत हुई है। स्मरणीय है कि वर्मा जी की 1965 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था, जिसे बाद में आपने हिंदी के प्रति अन्याय के विरोध में सरकार को लौटा दिया था। आपकी आत्मकथा का यही अंतिम वाक्य है। उन्हें अर्थात श्री मोरारजी देसाई, उन्हें विदित था कि मैं पद्म भूषण का सरकारी गौरव हिंदी के प्रति अन्याय के विरोध में सरकार को लौटा दिया था। अपनी कहानी की पृष्ठ संख्या 429 पे वर्मा जी ने अंकित किया है। 1905 ईस्वी में आपने लिखना आरंभ किया था। आपके लेखन की मूल चेतना राष्ट्रीय अस्मिता थी। हिंदी इस राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। देश के स्वतंत्र होने पर हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, वह राष्ट्रभाषा बनेगी। उसके माध्यम से देश की भावी पीढ़ी शिक्षित की जाएगी। सारा राजकाज हिंदी माध्यम से होगा। यह वर्मा जी का सपना था। देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन हम मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सके। वर्मा जी का सपना भी पूरा नहीं हुआ। उनकी आत्मकथा इसी सपने के संजोए जाने और टूटने की कथा है। इसमें अनेक संदर्भ है। ये सारे संदर्भ वर्मा जी के जीवन संघर्ष से जुड़े हैं। एक लेखक के रूप में प्रतिष्ठित होने और शिखर तक पहुंचने के लिए इन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ा था। उनके उपन्यास नायकों की तरह उनका जीवन भी प्रेरणा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इस आत्मकथा में बुंदेलखंड की मिट्टी के प्रति उनकी अगाध ममता देखकर मन बेवल हो जाता है। उन्होंने लिखा है, विंध्याचल की कंकरीली माटी और लखेरी के पानी से मेरी माटी बनी है। बेतवा के पानी ने उस माटी को सजोकर आकार प्रकार दिया है। वेत्रवती से मैं और बुंदेलखंड वासी कभी उड़ नहीं हो सकते। अपनी कथा में ही अंकित किया है इन्होंने। बुंदेलखंड के इस भूमि पुत्र की कहानी हिंदी की कहानी है, हम सबकी कहानी है। अब देखते हैं यात्रा वृत्त, डायरी और पत्र। वर्मा जी ने दिसंबर 1967 ईस्वी में रूस की यात्रा की थी। यह यात्रा सांस्कृतिक प्रतिनिधि आदान प्रदान योजना के अंतर्गत की गई थी। 12/10/1967 को वर्मा जी दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने 12/10/1967 से 19/10/1967 ईस्वी तक का पूरा यात्रा वृत्त डायरी शैली में प्रस्तुत किया है।
यह पूरा वृत्त उनकी आत्मकथा में आ गया है। यात्रा वृत्त में दृश्यों, स्थितियों, व्यक्तियों और घटनाओं का बड़ा ही सजीव बिंबात्मक अंकन किया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। 12/10/1967 बृहस्पतिवार को ठीक 8 बजे हवाई जहाज नंबर 507 से मॉस्को के लिए दिल्ली से चले। काफी बड़ा हवाई जहाज है, उड़ रहा है। लिखने को जी चाहा तो लिख रहा हूँ। बहुत ऊंचाई पर चल रहा है। वातावरण काफी ठंडा है। किसी बड़े रेगिस्तान पर से गुजर रहे हैं। रेत रेत रेत, टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची, गहरी रेखाएं रेगिस्तान की। हरियाली का नाम नहीं। कहाँ होकर गुजर रहे हैं, कहाँ नहीं जा सकता। ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे क्या हैं? पहले थोड़े से दिखाई दिए, इखरे बिखरे। उनके नीचे रेतीले ऊबड़ खाबड़ पर काले धब्बे। अरे ये तो बादल है। इनकी छाया है या धब्बों का समूह? कहना न होगा कि छोटे छोटे वाक्यों में अंकित ये छोटे छोटे खंड चित्र अत्यंत सजीव हैं। वर्मा जी ने बहुत सी यात्राएं की थीं। इन यात्राओं का उल्लेख उनकी आत्मकथा में है, किंतु यात्राओं का स्वतंत्र वर्णन और पुस्तक के रूप में उनका संग्रह शायद नहीं हो सका है। उनकी डायरी भी अलग से प्रकाशित नहीं है। नियमित डायरी लिखने का सुझाव उन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था, लेकिन वे इस सुझाव का पालन नहीं कर सके। वर्मा जी को प्रशंसकों और मित्रों के पत्र निरंतर मिलते रहते थे। इनका उत्तर भी वे देते रहते थे। इन पत्रों में उनके जीवन के जाने कितने क्षण मूर्त होंगे। इसमें उनकी रीझ और खींच, उनके अनुभव और विचार तथा उनके जीवन के जाने कितने साहित्यिक संदर्भ विद्यमान होंगे। उनके पत्रों का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। वर्मा जी की आत्मकथा में उनकी एक प्रशंसिका रूसी महिला दीना गोल्डमान के कुछ पत्र संग्रहित हैं। यह महिला अकादमिशियन वारानिकोव की शिष्या हैं। युवा वारानिकोव इनके शिष्य हैं। इन पत्रों से बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं, जैसे यह कि रूसी लोग आधुनिक भारत में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। हिंदुस्तानी फिल्में वहाँ अच्छी नहीं मानी जाती। हिंदी लेखकों में प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कृष्णचंद्र आदि थोड़े से लेखक ही अभी वहाँ लोकप्रिय हो सके हैं। वर्मा जी के उपन्यासों में मृगनयनी और झांसी की रानी वहाँ अधिक प्रशंसित है। वर्मा जी द्वारा प्रयुक्त देशी शब्दों का अनुवाद करने में रूसी लेखकों को कठिनाई होती है। वर्मा जी की कृतियों के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत और विश्लेषण वहाँ अधिक पसंद किया जाता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जैसे प्रयोग रूसी समीक्षकों की समझ में नहीं आते आदि। यदि वर्मा जी द्वारा लिखे गए पत्र भी संकलित होकर प्रकाशित हो जाते तो हमें उनको और उनके युग को समझने में अधिक सुविधा होती। वर्मा जी ने कुछ विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए थे। कई महाविद्यालयों में दीक्षांत भाषण दिए थे। इन वक्तव्यों और भाषणों का संग्रह भी प्रकाशित होना चाहिए। इनसे उनकी विचारधारा और जीवन दृष्टि को समझने में सुविधा होगी। वास्तविकता तो यह है कि अभी वर्मा जी का पूरा गद्य साहित्य प्रकाशित नहीं हो सका है। उनके कुछ उपन्यास भी अभी अप्रकाशित हैं। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के विकासात्मक अध्ययन के लिए उनके समूचे साहित्य का प्रकाशन आवश्यक है। मूल्यांकन। वर्मा जी को सर्वाधिक महत्व एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्राप्त है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में वर्मा जी के कृतित्व की महिमा को स्वीकार करते हुए लिखा है,
ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बाबू वृंदावन लाल वर्मा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्य युग के प्रारंभ में बुंदेलखंड की स्थिति लेकर गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी नामक दो बड़े सुंदर उपन्यास लिखे हैं। विराटा की पद्मिनी की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है। आचार्य शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठ संख्या 338 पे वृंदावन लाल वर्मा जी के विषय में यह सुंदर कथन लिखा है। आगे रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि कहना न होगा कि उपर्युक्त दोनों उपन्यासों के प्रकाशन के साथ ही वर्मा जी ने संपूर्ण हिंदी जगत का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर आपको हिंदी के वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। वर्मा जी की औपन्यासिक प्रतिभा की संपूर्ण संभावना विराटा की पद्मिनी में लक्षित होती है। आगे चलकर महारानी लक्ष्मीबाई और मृगनयनी उपन्यासों में उनकी कला का चरम विकास हुआ है। अन्य कृतियां महत्वपूर्ण होते हुए भी कला चेतना के उच्चतर सोपान की सृष्टि नहीं कर सकी हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार को ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा और संभावित नवीन तथ्यों की प्रस्तुति करते हुए कल्पना के आधार पर एक प्रकार के अपने में पूर्ण इतिहास लोक की सृष्टि करनी पड़ती है। यह इतिहास लोक पाठक की अतीत जीवी चेतना को तुष्ट ही नहीं करता, उसे वर्तमान से जूझने की प्रेरणा भी देता है। अपनी कहानी में वर्मा जी ने इतिहास की सार्थकता की ओर संकेत करते हुए लिखा है, आखिर वर्तमान भूत की ही देन तो है। भूत में यदि वर्तमान के लिए देने योग्य कुछ हो तो क्यों न लिया जाए। उस युग के जन का रहन सहन, प्रेम, शौर्य, स्वार्थ, त्याग इत्यादि की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं यदि चित्रित की जाएं तो आज के लिए कुछ उपादेयता शायद हाथ लग जाए। वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यास रचना के मूल में उनकी यही दृष्टि कार्य करती रही है। इतिहास के पात्र सामान्य जन की तुलना में यूं भी विशिष्ट होते हैं। कलाकार की सहानुभूति पाकर उनका व्यक्तित्व और भी अधिक मोहक हो जाता है। महान कलाकार अपने सभी पात्रों को सहानुभूति देकर जीवंत बना देता है। इतिहास लोक की सृष्टि के लिए इतिहास के पूर्ण एवं सूक्ष्म ज्ञान के साथ ही वातावरण निर्माण का कौशल भी होना चाहिए। अतीत के काल खंड को लेकर उसके अंतर्गत आने वाले जीवन प्रवाह की हर हिलोर एवं तरंग भंगिमा का अंकन कलाकार के लिए आवश्यक है। हर हिलोर का अपना आकर्षण होता है, साथ ही वह विराट जीवन प्रवाह का अंग भी होती है। वर्मा जी की बड़ी विशेषता यह है कि वे इतिहास लोक की सृष्टि के लिए जिस कालखंड का चयन करते हैं उसके समस्त स्थूल सूक्ष्म उपादानों का ब्यौरा सामने रखते हैं और उन उपादानों में स्वयं तल्लीन होकर उन्हें व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं। वन, उपवन, गढ़ी, टीला, गली, सड़क, सुरंग, प्रकोष्ठ, मंदिर, महल सबका व्यक्तित्व उभरता हुआ घटनाओं को जीवंत बना देता है। घटनाओं में पात्र उभरते हैं और वे अपना व्यक्तित्व प्रभाव बनाए रखकर कलाकार के महान उद्देश्य की सिद्धि में अग्रसर हो जाते हैं। कलाकार का उद्देश्य उन पात्रों का जीवन लक्ष्य बनकर सामने आता है, इसलिए वह आरोपित नहीं प्रतीत होता। हर घटना समय और स्थान के औचित्य से मर्यादित होती है, इसलिए पात्रों के आंतरिक गुणों को प्रत्यक्ष करने में उसका सहयोग लेखक की सोद्देश्य कथा योजना को अनाकर्षक नहीं होने देता। महिमामय नारी पात्रों के आलोक से वर्मा जी का कथापट निरंतर दीप्त रहता है। उनके आदर्श पुरुष पात्र उस आलोक को छूने की चेष्टा करते हुए निरंतर गतिशील दिखाई देते हैं। मृगनयनी में मान सिंह आजीवन मृगनयनी के व्यक्तित्व को स्पर्श करने की कामना लिए हुए
कर्तव्य और भावना को संतुलित करता रहता है। विराटा की पद्मिनी में कुंवर सिंह विराटा की पद्मिनी के देवत्व से अभिभूत अपने को उत्सर्ग कर देता है। महारानी लक्ष्मीबाई तो नारी शक्ति और तेज का दिव्य आलोक विकीर्ण करती हुई पूरे कालखंड को प्रदीप्त कर देती हैं। वर्तमान का चित्रांकन करते हुए कलाकार को यह सुविधा नहीं मिलती। देवता वर्तमान में नहीं जीते, वे कालजयी होते हैं। वर्मा जी ने अतीत के पट पर कुछ दिव्य सृष्टियां की हैं। वे अपनी इन सृष्टियों के लिए चिर अमर रहेंगे। मित्रों, इसी के साथ ही वृंदावन लाल वर्मा जी के विषय में की हुई समीक्षा रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा आज पूर्ण हुई। सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।